फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑफिशियल इंग्लिश गुरु पर। फ्रेंड्स, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ आपको जॉब से रिलेटेड सारी अपडेट समय से मिलती रहती हैं। तो फ्रेंड्स, टीजीटी इंग्लिश की प्रेपरेशन के लिए मैंने प्रैक्टिस सेट शुरू किए हैं। तो फर्स्ट प्रैक्टिस सेट पेपर का ये थर्ड वीडियो है फ्रेंड्स। फर्स्ट सेट में मैंने 20 क्वेश्चन कवर किए हैं और सेकंड सेट में मैंने 20 क्वेश्चन कवर किए हैं। और ये सॉल्व पेपर टीजीटी इंग्लिश का थर्ड पार्ट है और इसमें भी मैं 20 क्वेश्चन कवर करने वाला हूँ। वीडियो लेंदी हो जाता है, इसलिए हम 20 क्वेश्चन करके हर रोज़ अपलोड कर रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से। और फ्रेंड्स, आप इसी प्रकार की तैयारी करना चाहते हैं और जॉब से रिलेटेड अपडेट्स समय से पाना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इस प्रकार की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। चलिएगा फ्रेंड्स, हम आपको एक खबर और देंगे इसके साथ ही कि आपका जो टीजीटी पीजीटी का नया विज्ञापन है वो कब आने वाला है। पहले हम इस वीडियो का अध्ययन कराते हैं आपको। तो क्वेश्चन नंबर 41 से शुरू होगा ये वीडियो। फ्रेंड्स देखिए 41, क्वेश्चन नंबर 41 पे लिखा है द 7 लाइन स्टेंजा यूज्ड बाय मेडिवल पोइट्स इज नॉन एज। जो 7 लाइन का स्टेंजा मेडिवल पोइट्स के द्वारा यूज किया जाता था तो उसको हम क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स, इसकी मैं एक ट्रिक बताने वाला हूं आपको और ट्रिक इतनी आसान है कि आप याद रखोगे। ROS। तो फ्रेंड्स, ROS से याद रखिए, आप कभी भी नहीं भूलेंगे कि स्टेंजा 7 लाइन है, 8 लाइन है या 9 लाइन है। तो ROS को पहले हम क्लियर करते हैं। आप O को समझिए पहले, क्योंकि सोनेट आपने पढ़ा होगा मिल्टोनिक सोनेट में ऑक्टेव और सेस्टेट। O का मतलब होता है ऑक्टेव, और ऑक्टेव आप जानते हैं फ्रेंड्स कितने लाइन का होता है, 8 लाइन्स का। ठीक है ना, 8 लाइन्स का होता है ऑक्टेव। तो O से ऑक्टेव 8 लाइन का होता है, तो एक कम कर दीजिए, 7 लाइन का आपका हो जाएगा R का मतलब समझ रहे हैं आप, राइम रॉयल। क्या होगा, R का मतलब राइम रॉयल और S का मतलब होगा स्पेंसेरियन। स्पेंसेरियन स्टेंजा ये फ्रेंड्स 9 लाइन का होता है। कितने का होता है, 9 का। तो आप ऑक्टेव को याद रखिए 8 लाइन का, और इसको स्पेंसरियन को 9 लाइन का, और से कम कर दो 7 लाइन का आपका हो जाएगा राइम रॉयल। तो फ्रेंड्स, 7 लाइन के स्टेंजा को हम बोलते हैं राइम रॉयल। तो राइम रॉयल के अनुसार आप देख लीजिए, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा B। क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे। इलेजीज एंड सोनेट्स आर 2 टाइप्स ऑफ। तो आप जानते हैं फ्रेंड, एलेजी और सोनेट्स क्या हैं, ये पोएम्स के टाइप्स होते हैं। ठीक है ना, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है। अब 43 को देखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 43 में लिखा है इन लिटरेचर पॉइंट ऑफ व्यू रिफर्स टू, यानी कि लिटरेचर में जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो वर्ड किसके लिए प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको मालूम होना चाहिए ये पॉइंट ऑफ व्यू, इस वर्ड का मतलब होता है कि जो स्टोरी में मेन कैरेक्टर होता है उसके सामने जो भी ऑब्स्टेकल्स आती हैं, अड़चनें, बाधाएं, रुकावटें आती हैं, उसको वो जीतता है, ओवरकम करता है। तो फ्रेंड्स, आपका सही ऑप्शन इसमें हो जाएगा D। क्या होगा फ्रेंड्स, D। द ऑब्स्टेकल, यानी कि D का मतलब है द ऑब्स्टेकल द मैन कैरेक्टर मस्ट ओवरकम। ठीक है, तो इसका D ऑप्शन 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 44 को देखेंगे आप। 44 पे लिखा है इन फिक्शन द ऑथर्स ओवरऑल मेन आइडिया और मोस्ट इम्पोर्टेंट मैसेज इज कॉल्ड। तो फिक्शन यानी कि नॉवेल में जो ऑथर का ऑल ओवर एरिया आइडिया होता है, विचार होता है, और उसका इम्पोर्टेंट मैसेज होता है, उसको हम क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए ये मैसेज या आइडिया होता है थीम। क्या होता है, थीम। क्वेश्चन नंबर 45 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 45 में लिखा है रिपीटिशन ऑफ द सेम और सिमिलर कंसोनेंट साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ वॉवेल इज कॉल्ड। इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किसी भी सेंटेंस की प्रत्येक वर्ड का फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट हो और वो वही वर्ड बार बार रिपीट हो रहा हो। जैसे हिंदी में आता है ना, चार चंद की चंचल किरणें, तो चा की आवृत्ति होती है। इंग्लिश में कहें तो मैंने कहा जैसे गुड गर्ल्स गॉट गुड मार्क्स, तो जी वर्ड की जी, प्रत्येक वर्ड में जी लेटर है वो फर्स्ट में रिपीट हो रहा है और जी कॉन्सोनेंट है। तो फ्रेंड्स, ये होगा आपका एलिट्रेशन, अनुप्रास इसको हिंदी में कहते हैं, एलिट्रेशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 46 में लिखा है ए स्टेटमेंट दैट अपीयर्स सेल्फ कंट्राडिक्टरी बट दैट
रिवील्स अ काइंड ऑफ ट्रुथ, यानी कि एक स्टेटमेंट जो सेल्फ कंट्राडिक्टरी होता है, मतलब स्वयं में विरोधाभासी होता है और वो एक प्रकार की सत्यता को बयां करता है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार के स्टेटमेंट को हम कहते हैं पैराडॉक्स। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? पैराडॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 47 में दिया है अ स्टोरी दैट एंड्स विद ए हैप्पी रिसोल्यूशन, यानी कि एक कहानी जिसका अंत बड़ा ही सुखद होता है, रिसॉल्व हो जाता है, उसकी समस्या वो हल हो जाती है। कन्फ्लिक्ट्स फेस्ड बाय द मेन कैरेक्टर और कैरेक्टर्स, यानी किसी भी स्टोरी में जो मुख्य पात्र हैं या अन्य पात्र हैं उनके द्वारा जो भी कन्फ्लिक्ट्स हैं, संघर्ष हैं जिनका वो सामना करते हैं, वो रिसॉल्व हो जाते हैं, हल हो जाते हैं और उसका अंत हैप्पी रहता है। ऐसी स्टोरी को हम कहते हैं कॉमेडी। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? कॉमेडी। इजी था क्वेश्चन। 48 को देखिएगा। 48 में दिया है द स्टेटमेंट इफ आई टोल्ड यू वंस, यानी कि स्टेटमेंट है इफ आई टोल्ड यू वंस, यदि मैंने आपको एक बार बता दिया, आई हैव टोल्ड यू अ मिलियन टाइम्स, समझ लो वो आपको मैंने मिलियन टाइम्स बता दिया है। इज एन एग्जाम्पल ऑफ, फ्रेंड्स आपको नहीं लग रहा है इसमें बहुत बड़ा चढ़ाकर कहा जा रहा है इफ आई टोल्ड यू वंस, आई हैव टोल्ड यू अ मिलियन टाइम्स। तो फ्रेंड्स इसका एग्जाम्पल आप इसका समझ रहे हैं ये किस टाइप की डिवाइस है? पोएटिक डिवाइस है, हाइपरबोल। ठीक है ना, इसमें हाइपरबोल अलंकार है। 48 का बी ऑप्शन सही है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 49 में दिया है फ्रेंड्स अ पोएम कंसिस्टिंग ऑफ 4 लाइन्स, यानी कि एक कविता जिसमें 4 लाइनें दी हैं और 4 लाइन ऑफ अ पोएम, या 4 लाइन की पूरी एक कविता है। दैट कैन बी कंसिडर्ड एज अ यूनिट, इसको किस प्रकार की यूनिट माना जाएगा? तो फ्रेंड्स 4 लाइन की पोएम को या 4 लाइन के किसी भी स्टेंजा को हम क्वाट्रेन कहते हैं। ठीक है ना, क्वाट्रेन हिंदी में कह लें तो चौपाई। इजी क्वेश्चन था। कॉपलेट 2 लाइन वाले को बोलते हैं, क्वाट्रेन 4 को। ठीक है, और लिरिक गीत होता है कि ये भी एक पोएटिक फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 को देखेंगे। फादर ऑफ आवर कंट्री या द ग्रेट एमेंसिपेटर होता है फ्रेंड्स, क्या कहना चाहिए, मुक्त करने वाला, या कह लीजिए किसी का उद्धार करने वाला, यानी महान उद्धार करने वाला या किसी कंट्री का फादर। तो फ्रेंड्स ये किस टाइप का एग्जाम्पल है ये आपको बताना है। तो ये एग्जाम्पल आप गेस करिएगा, वैसे इजी है। इसको कहते हैं एपिथेट। एपिथेट इसलिए बोला जाता है क्योंकि उपाधि विशेषण है। जो फादर एक उपाधि मिली है, लेकिन रियल में तो फादर नहीं है। जैसे हमारे ही देश को गांधी जी को फादर ऑफ द नेशन कहा जाता है, तो ये उपाधि दी जाती है, ये उनका एक विशेषता बन जाती है। ठीक है ना, तो इसको एपिथेट कहते हैं। इस प्रकार की अगर उपाधि किसी को दी जाती है तो उसको एपिथेट कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे 51, अ टाइप ऑफ कॉमेडी इन विच रिडिकुलस एंड ऑफन स्टीरियोटाइप्ड कैरेक्टर्स आर इन्वॉल्व्ड इन सिली फार-फेच्ड सिचुएशंस, यानी कि इस प्रकार के पात्र जो स्टीरियोटाइप्ड होते हैं और वो किसी बेवकूफ़ी और फार-फेच्ड सिचुएशन में इन्वॉल्व होते हैं। तो इस प्रकार की हम स्टोरी को किस नाम से जानते हैं जिसमें रिडिकुलस फिगर्स होते हैं? तो ये आप 51 का आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए, क्योंकि इसको हम कहते हैं फार्स। ठीक है, फार्स का मतलब होता है तमाशा या स्वांग, एक ऐसा नाटक जिसमें तमाशा या स्वांग दिखाया जाता है। 52 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे फ्रेंड्स। द यूज ऑफ लैंग्वेज टू इवोक अ पिक्चर और ए कॉन्क्रीट सेंसेशन ऑफ अ पर्सन, अ थिंग, अ प्लेस और एन एक्सपीरियंस। तो फ्रेंड इस प्रकार की कोई भी स्टोरी भाषा होती है जो इवोक करती है किसी पिक्चर को या फिर किसी कॉन्क्रीट सेंसेशन को, एक व्यक्ति की जो अमूर्त चिंतन की भावनाएं होती हैं उनको, या किसी वस्तु को, स्थान को अथवा किसी अनुभव को, तो इसको इमेजरी बोला जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, क्योंकि उसको इमेज कर दिया जाता है, उसको एक रूप दे दिया जाता है, मूर्त रूप, इसलिए उसको इमेजरी कहते हैं। नेक्स्ट 53 को देखेंगे आप। ए स्टेटमेंट दैट सेज लेस देन व्हाट इज मीन्ट, यानी कोई कथन कोई चीज़ वास्तव में जितनी है उससे उसे बहुत तुच्छ करके दिखाया जाता है, तो यानी कि कहते हैं उसे अंडर एस्टिमेट कर दिया, उसी से आप ऐसे सेंस लगा सकते हैं। ये अंडर स्टेटमेंट आपकी यहाँ पोएटिक डिवाइस हो जाएगी, यानी कि 53 का सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे 54 में दिया है फ्रेंड्स, ब्रीफ स्टोरी टोल्ड टू इलस्ट्रेट अ पॉइंट और सर्व एज एन एग्जाम्पल ऑफ समथिंग ऑफ एन शोविंग कैरेक्टर ऑफ एन इंडिविजुअल।
तो फ्रेंड्स जिसमें किसी व्यक्ति विशेष कैरेक्टर को दर्शाया जाता है तो उसको हम कहते हैं एनेक्डोट। ठीक है, एक ऐसी कहानी जो किसी वास्तविक घटना पर आधारित होती है, लघु कथा कह लीजिए, इसको हम कहते हैं एनेक्डोट। 54 का आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 55 को देखेंगे फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 55 में दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज नॉट वन ऑफ गाल्सवर्दीज प्लेज, यानी इनमें से गाल्सवर्दी के नाटकों में से नहीं है। तो आप जानते हैं सिल्वर बॉक्स गाल्सवर्दी का है, स्ट्राइप भी गाल्सवर्दी का है, जस्टिस भी है, तो ये तीनों बहुत पॉपुलर प्ले हैं उनके। द सिल्वर स्पून ये इनका वर्क नहीं है, तो सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। 56 को देखिएगा फ्रेंड्स, 56 में दिया है इज द मेन थीम ऑफ मोस्ट गाल्सवर्दीज प्लेज, गाल्सवर्दी के जो नाटक हैं उनकी मुख्य थीम क्या है? फैमिली हिस्ट्री नहीं, फ्रेटर्निटी, सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ हिज टाइम। हाँ फ्रेंड्स यही होगा, क्योंकि सामाजिक समस्याओं को उन्होंने अपने समय की सामाजिक समस्याओं को अपने प्लेज में डिपिक्ट किया है फ्रेंड्स, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 लिखा है जॉन गाल्सवर्दी स्टाइल इज़ रिमार्केबल फॉर, जो गाल्सवर्दी की स्टाइल है वो किसके लिए जानी जाती है? इट्स स्ट्रेंथ एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये भी सही है। इट्स पावरफुल स्वीप, ब्रिलियंट इलस्ट्रेशन, ये भी ठीक है, अभी तो ये दोनों ही लग रहे हैं। इट्स डीप साइकोलॉजिकल एनालिसिस, ये भी सही है। तो फ्रेंड्स यहाँ डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट 58 क्वेश्चन को देखेंगे फ्रेंड्स। 58 में दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू गाल्सवर्दीज 3 ट्रायलॉजीज, इनमें से कौन है जो गाल्सवर्दी की 3 ट्रायलॉजी से संबंधित नहीं है? तो आप पहले समझ लीजिए, द फोरसाइट सागा है, अ मॉडर्न कॉमेडी है, ठीक है, और द एंड ऑफ द चैप्टर ये भी है, यानी कि द मैन ऑफ प्रॉपर्टी इनकी 3 ट्रायलॉजी का पार्ट नहीं है, यानी कि 58 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट 59 नंबर क्वेश्चन को देखिए फ्रेंड्स। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब कर पाए हो तो प्लीज़ कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको आगे की सारी टेस्ट सीरीज़ उपलब्ध होती रहे। देखिएगा फ्रेंड्स 59 नंबर क्वेश्चन को, विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर्स डिडंट विन द नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर, इनमें से कौन ऐसा राइटर है जिसको नोबेल प्राइज़ नहीं मिला है? तो फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए, GB शॉ को नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है, गाल्सवर्दी को भी मिला है, विलियम बटलर ईट्स को भी मिला है, जबकि जेम्स जॉयस को नहीं मिला है। आपको पता होना चाहिए W ईट्स को 1923 में मिला था, गाल्सवर्दी को 1925 में मिला था, और GB शॉ को मिला था शायद 1933 में। अभी मैं कंफर्म नहीं हूँ, इसमें थोड़ा डाउट है, लेकिन ये कंफर्म है W ईट्स को 1923 में मिला है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन को देखेंगे फ्रेंड्स। लास्ट क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है जॉन गाल्सवर्दी वाज बॉर्न इन, तो गाल्सवर्दी का फ्रेंड्स जन्म हुआ था 1867 में। 1867 में। 59 का आप याद रखिएगा, जेम्स जॉयस हैं जिनको नोबेल प्राइज़ नहीं मिला, GB शॉ को मिला है, गाल्सवर्दी को मिला है, W ईट्स को भी मिला है। थैंक यू फ्रेंड्स।